हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 6 में जानेंगे जीवन के विभिन्न आयाम के क्वेश्चन आंसर। यानी इसके पहले वाले हमने वीडियो में इसके थ्योरम पर चर्चा कर लिया है। अब इस सेशन में इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। तो हमारा सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है और उसको आपको सही विकल्प चुनकर उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे कि दिया हुआ है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। यानी वेद की संख्या कुल कितनी है बाबू, तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 3, 4, 5 और 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि वेद की संख्या हमने जाना था कि वेद की संख्या कितनी होती है 4 होती है। इस तरह हमारा आंसर के रूप में 4 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पर। तो इसमें देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि पुरुषोक्त किस वेद में है। यानी पुरुषोक्त किस वेद में है, ऑप्शन सुनिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऋग्वेद। पुरुषोक्त किस में लिया गया है, नहीं पुरुषोक्त किससे लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो 2 का आपका क नंबर आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऋचाओं का अध्ययन किया जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं, ठीक है। इस यानी इस सब हम लोगों ने बेसिक में चर्चा कर लिया है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। यानी ऋग्वैदिक काल की जो हमारा काल कितना था जी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इसका विशेषता क्या था, यानी इसका विशेषता क्या था, कृषि था कि पशुपालक था कि शिल्प था कि उद्योग था। तो जब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, अधिकांशतः पशुपालन ही होता था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 3 का आंसर क्या हो जाएगा ख, जो कि पशुपालक के रूप में हमारा आंसर प्राप्त हो गया, पशुपालक था, ठीक है। उसके बाद करेंगे 4 नंबर की। तो 4 नंबर में दिया हुआ है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। यानी इनाम गांव को हम लोग ताम्रपासांग बस्ती के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये किस राज्य में स्थित है। यानी अपना देश भारत में ये इनाम गांव है जो किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में क्या है, ये अवस्थित है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है जी, ये अवस्थित है, जिसका उस नगर का क्या नाम है, इनाम गांव, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे कि दिया हुआ है कि खाली स्थान, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। वो हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि दिया हुआ है कि खाली स्थान को भरे। यानी आपको रिक्त स्थान दे दिया हुआ है और उसको क्या करना है, पुटअप करना है, यानी वहां पर सही मान को भरना है। तो दिया हुआ है हमारा 1 में कि आर्यों का विस्तार बिहार के खाली स्थान नदी के तट पर था। यानी जो आर्यों का विस्तार था, फैलावा था, वो कहां पर था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। क्या हो जाएगा बाबू, गंडक नदी पर। यहाँ पर 2 का 1 लिख लीजिएगा, गंडक, ठीक है ना। जो उनका फैलावा था, उनका जो बसे हुए थे, वो कहां पर, किस नदी के तट पर बसे हुए थे, तो गंडक नदी पर। उसके बाद से देखेंगे कि दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद खाली स्थान है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वेद कितना है बाबू, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं का अध्ययन किया गया है, यजुर्वेद में सस्वर पाठ यानी मंत्रों का उच्चारण किया गया है, और सामवेद में ये क्या किया है, जो गाए जा सकने वाले का संकलन किया गया है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना साप बहिष्करण आदि का वर्णन किया गया है। तो वेद हमारा 4 हो गया, चारों का हम लोग कार्य जान लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछेगा तो ऋग्वेद और सबसे बाद पूछेगा तो अथर्ववेद। तो यहाँ पर आप क्या भर लीजिएगा, सबसे आंसर में भर लीजिएगा ऋग्वेद, ठीक है। आंसर में यानी सबसे प्राचीन पूछा हुआ है तो ऋग्वेद हो गया, अब बाद में पूछेगा तो अथर्ववेद मार देंगे।
उसके बाद से दिया हुआ है ग नंबर में कि ऋग्वैदिक आर्य खाली स्थान अनाज पैदा करते थे। यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे जो अपना गुजर बसर करने के लिए कमचलाओं कृषि किया करते थे, यानी नाम मात्र की कृषि किया करते थे। तो नाम मात्र में ही वो कौन सा फसल का उपयोग करते थे, यानी कौन सा फसल का उपजाते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ क्या करते थे बाबू, वो उपजाते थे और उसको अपने खाने के रूप में उपयोग करते थे। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ। ठीक है ना, क्या करते थे बाबू, गेहूं और जौ का वो उपयोग कर फसल को उपजाते थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि इनाम गांव एक खाली स्थान बस्ती है। तो इनाम गांव कैसा बस्ती है बाबू, तो हमने पहले भी चर्चा किया था। इनाम गांव एक ताम्र पसान बस्ती है। ताम्र पसान बस्ती क्यों है बाबू, क्योंकि यहाँ पर तांबा के यानी तांबा की जो था वस्तु बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर ताम्र पसान परेशानी इसको हम लोग बस्ती बोलते हैं। ठीक हो गया, यानी ताम्रपसान बस्ती हम लोग लिख लिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि वैदिक कबीले के प्रधान को खाली स्थान कहा जाता है। यानी जो वैदिक कबीला था, जो कबीला का जो बसेरा होता था, वहां के जो मेन सरदार होते थे, उसको क्या कहा जाता था, तो राजा। क्या कहा जाता था बाबू, तो राजा। तो यहाँ पर 5 नंबर में आंसर लिख लीजिएगा, राजा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है कि अपने उत्तर को हाँ या ना में जवाब दीजिए। यानी जो अपना उत्तर है उसको सिर्फ हाँ यानी यस या नो में आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखेंगे, दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन करते थे। तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऋग्वैदिक आर्य थे, उनका मुख्य रूप से तो वो पशु पालन करते थे ना, वो पशु पालन करते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ। यानी यहाँ पर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ। ठीक है ना, 1 का आंसर हाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद से देख रहे हैं 2 नंबर में कि आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़ा का महत्वपूर्ण स्थान था। जो आर्य थे तो उनके लिए गाय और घोड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। तो हाँ बिल्कुल सच है, क्योंकि आर्य जो थे वो गाय को अधिक मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे। और प्रिय पशु की बात करें, आर्य की प्रिय पशु की बात करें तो घोड़ा बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसको बहुत ही प्रिय, उसको सुहावना लगता था। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सत्य है। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं 2 नंबर में हाँ। ठीक है ना, उसके बाद से बात करेंगे कि वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु एक विस्तृत था। यानी वैदिक क्षेत्र में तमिलनाडु एक विस्तृत क्षेत्र था। जब तमिलनाडु जो वैदिक क्षेत्र की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, तो तमिलनाडु विस्तृत क्षेत्र कैसे हो सकता है, वो तो छोटा छोटा था। तो यहाँ पर आपका विस्तृत क्षेत्र तमिलनाडु नहीं था, यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना, 3 नंबर में क्या कहेंगे बाबू, नहीं कहेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। जो आर्य थे वो नगरों में निवास करते थे, नहीं, वो तो ग्रामीण सभ्यता थे। वो नगर में कहां से निवास करेंगे, उनकी सभ्यता क्या थी बाबू, ग्रामीण सभ्यता थी। तो नगर में भला कैसे निवास करेंगे। तो आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता थे, वो नगर में निवास नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना, 4 नंबर में भी आंसर कर दीजिएगा, नहीं। उसके बाद से बात करेंगे हम कि इनाम गांव के लोग मृतक को जला देते थे। यानी जो इनाम गांव के लोग थे, ताम्रपसान बस्ती के लोग थे, वो क्या जो शव होता था उनको जला देते थे, नहीं। इनकी जो सांस्कृतिक घटना है बहुत ही रोचक है, आप भी सुनकर हैरान हो जाइएगा। जो इनाम गांव की बस्ती थी ये कहाँ थी बाबू, महाराष्ट्र में थी। ये महाराष्ट्र में थी एक इनाम गांव, जो अपना राज्य महाराष्ट्र है, वहां पर इनका क्या था, एक बस्ती थी, एक नगर था। तो जो इनकी संस्कृति है, तो ये मृतक को जानते हैं क्या करते थे, ये मृतक को मिट्टी के बने यानी मिट्टी के बने संदूक में रख कर उसको क्या करते थे, अपने आंगन में बीच में दफना देते थे। और उनके साथ कुछ औजार, हथियार और खाने पीने के बर्तन भी उनके क्या करते थे, साथ में दफना देते थे। तो ये जो मृतक का शरीर है वो तो दफना रहे हैं, तो जलाएंगे कहां से। तो यहाँ पर भी हम आंसर में क्या कहेंगे बाबू, नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम आंसर में क्या देंगे, नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1
2, 3, यानी हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बाबू, इसमें दिया हुआ है कि वेदों के नाम लिखिए। यानी आपको क्या करना है, वेदों के नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कि वेद कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका आपको सिर्फ नाम लिख देना है। तो इसका नाम लिखिएगा कि वेद निम्नलिखित 4 हैं। कौन कौन? 1 नंबर में लिखिएगा ऋग्वेद, 2 नंबर में लिखिएगा यजुर्वेद, 3 नंबर में लिखिएगा सामवेद और 4 नंबर में लिखिएगा अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह उसका सिर्फ नाम लिखना है। क्या करना है बाबू? नाम लिखना है। इसका सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, इसका सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जिसे हमने अपने नोटबुक में नोट कर दिया है, और आप चाहें तो इसे इस वीडियो को पॉज कर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर भी इस क्वेश्चन आंसर का सॉल्व दे सकते हैं। लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? यानी जो आरंभिक आर्य थे वो भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे, इसको आपको बतलाना है। तो आरंभिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। आज वह क्षेत्र पाकिस्तान तथा भारत के राज्य पंजाब में है, जो कि आज हम लोग जो उनका जो क्षेत्र देखते हैं वो पाकिस्तान तथा भारत के राज्य पंजाब में देखने को मिलता है। आर्य की जब संख्या बढ़ने लगी तो वह पूरब की ओर बढ़ते गंगा यमुना की घाटी और दोआब में फैल गए। यानी दोआब का कौन सा होता है क्षेत्र? यानी जो गंगा और यमुना के जो बीच का पेटी होता है, यानी जो बीच का तटीय भाग होता है, वहाँ तक उनका आर्यों का बसेरा होने लगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि आर्यों के आते यानी गंडक नदी तक फैलने लगा। यानी आर्यों की जो जनसंख्या थी वो आर्यों के गंडक नदी तक उनका फैलाव बढ़ने लगा, जिसका प्रमाण हमें मिलता है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर की बात करेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था, उसका आपको उल्लेख करना है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज के हर पहलू ऋग्वैदिक कालीन समाज से भिन्न था। यानी उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस समय क्या था कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे भिन्नता पाई जाती थी। यानी दोनों काल का मैच नहीं करता था। तो ऋग्वैदिक काल में गाय को मुख्य धन माना जाता था। वही उत्तर वैदिक काल में कृषि विकास होने के कारण लोहा का उपयोग बढ़ा और गोबर से खाद्य बनाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई। ऋग्वैदिक काल में जो समाज 3 वर्णों में बांटा हुआ था, उत्तर वैदिक काल आते आते यह समाज 4 वर्णों में बट गया, जो कि हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषद के अस्तित्व में आने के बाद अद्वैत सिद्धांत अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत से कर्मकांडी ब्राह्मणों को एक झटका सा महसूस हुआ, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वह उसमें उत्तर वैदिक काल को हम लोग ब्राह्मण युग भी कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इस पर प्रकाश डालें। तो इनाम गांव के लोग का महत्वपूर्ण पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। यानी जो इनाम गांव के लोग थे वो क्या करते थे, मृतक को दफन कर देते थे, यानी उसको जलाते नहीं थे। इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि मृत व्यक्ति को मिट्टी के बने शंकु अर्थात संदूक में रहकर मकान के आंगन में, यानी मकान के बीच आंगन में ही गाड़ दिया जाता था। मृतकों को दफनाने वाले मकान बहुत बड़ा और बस्ती के बीच में उपस्थित था। मृतकों के साथ संदूक में मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की वस्तुएं भी रखी जाती थी। किसी संदूक से खुदाई के दौरान औजार, हथियार, गहने आदि भी मिले हैं। यानी इनाम गांव की जो मृतक का संस्कृति है वो बहुत ही अजीब सा है। यानी वहाँ पर देखा गया कि जो मृतक होते थे उनको क्या किया जाता था, बीच में ही गाड़ दिया जाता था। यानी आंगन के ही बीच में गाड़ दिया जाता था, और उसको खाने पीने की जो औजार थे, बर्तन थे, उसके साथ उसको दफना दिया जाता था, जो उत्खनन यानी खुदाई करने के पश्चात हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइए चर्चा करें, यानी आइए चर्चा करें में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्य जिन देवताओं की पूजा करते थे उनकी सूची बनाइए तथा वह बताइए कि इनमें किन किन देवताओं की पूजा आजकल भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि आर्य जिन देवताओं की पूजा करते थे वे थे इंद्र, वरुण, अदिति जिसको हम लोग पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं, अग्नि, सोम, सूर्य तथा वायु। इन मान्य देवताओं में से आज जिनकी पूजा होती हैं वे हैं पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, वरुण। तो जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को हम लोग आज भी उग्रता की देवी या अपने हम लोग माता के नाम से, जगत जननी के नाम से जानते हैं, उसे पूजा करते हैं। सूर्य की बात करें यानी दिवाकर, भास्कर की बात करें तो इसे आज भी लोग सूर्य की उपासना करते हैं और उसे सूर्य को पूजा अर्पित करते हैं। और अग्नि की बात करें तो अग्नि को आज भी हम लोग हवन करते हैं तो उसका पूजन किया जाता है। और वरुण यानी जल के देवता के रूप में हम लोग पूजे जाते हैं, जो हमारे जल यानी बरसात कराने वाले देवता हैं उसे भी हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। उनके स्थान पर आज गंगा तथा सभी नदियों का भी पूजा जाता है। इसके साथ ही सूर्य तथा समय समय पर वायु को भी पूजा की जाती है। तत्पश्चात जिन प्राकृतिक वस्तुओं से मनुष्य को लाभ होता है वे सभी पूजने जाने जाते हैं, यानी जिन जो हमारे प्राकृतिक वस्तु हैं, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है, उनसे अगर मनुष्य का लाभ पहुंचता है तो उन्हें क्या करते हैं, वो अपने जीवन में पूजते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि हमारे जीवन के आधार अतः यानी वृक्ष क्या है जी, हमारे जीवन के आधार हैं। अतः वृक्षों में पीपल, बरगद, नीम की पूजा इसलिए होती है कि पीपल अधिक कार्बन डाइऑक्साइड देता है और का शोषण करता है, यानी पीपल क्या करता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है और ऑक्सीजन देता है और अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसे ही बरगद भी है, नीम वायु को शुद्ध रखता है और अवांछित वायरसों का नाश करता है। ये पूरे भारत में पूजे जाते हैं। स्थानानुसार विष्णु, शिव, शक्ति आदि की पूजा होती है, यानी आज भी हम लोग जो उस समय भी जो देवी देवता का पूजा होता था उसमें शिव, शक्ति आदि की पूजा आज भी की जाती है। उसके बाद से बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि ऋग्वैदिक आर्य खेती नहीं करते थे, इसके कारण बतलाएं। यानी ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो खेती नहीं करते थे, वो नाम मात्र की खेती करते थे। इस पर हम लोग को प्रकाश डालना है, इसके बारे में बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्य खेती इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे गाय को ही सर्वस्व मानते थे, यानी गाय ही क्या होती थी, उनका सर्वोपरि धनोहर धन माना जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। उनको चराने के क्रम में एक स्थान पर रुकते नहीं थे, इसी कारण ऋग्वैदिक आर्य कृषि नहीं करते थे, यानी जो चराने का क्रम था तो वो हमेशा उसी गाय को इधर से उधर चराने का कार्य करते थे, जिसके कारण वह खेती नहीं कर पाते थे। फिर देखेंगे कि फिर स्पष्ट नहीं है कि वे खेती नहीं करते थे। ऋग्वैदिक में एक शब्द यव आया है जिसे जौ के रूप में जाना जाता है। हवन में अनेक वनस्पतियों के साथ जौ मिलाने की प्रथा थी, जो आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। यह हो सकता है कि खेती व्यापक रूप में नहीं थी किंतु अल्प रूप में अवश्य ही होगी, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या करते थे, अल्प मात्रा में खेती करते थे, यानी वो काम चलाऊ ही खेती करते थे। और अपना खेती करने का जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उपयोग करते थे और उस फसल का उपजाते थे। और जो जौ था उस समय भी उतना ही लाभकारी था और उतना ही उपयोगी था जो आज भी हम लोग देखने को मिलता है। आज भी हम जौ को पूजा पाठ हो, हवन हो या खाने के रूप में हम लोग जौ का उपयोग करते हैं। तो इस तरह उत्तर वैदिक काल में जो खेती होती थी इस पर हम लोग प्रकाश अच्छी तरह से डाल। इस तरह हम लोगों ने अध्याय 6 के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया और उससे जुड़े सभी बात इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता